वालेकुम। अगर तमाम स्टूडेंट्स की वॉइस आ रही है तो काइंडली पहले कंफर्म करें। सही। थैंक यू सो मच। अच्छी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज आप लोग की फाइनेंशियल बिजनेस मॉडलिंग की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों का डेटा टेबल वगैरह अमोर्टाइजेशन की तमाम चीज़ें वर्किंग हम लोग ने कर ली थी। आज जो करने जा रहे हैं हम लोग को, सबसे पहले मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आप लोग को, मैक्रोज का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। मैक्रोज क्या होते हैं ये याद रखिएगा। मैक्रोज का जो इस्तेमाल किया जाता है एज अ टाइम सेविंग कमांड के तौर पे हम लोग मैक्रोज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैक्रोज पे हर कोई वर्किंग नहीं करता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर मैक्रो आपका गलत बन जाए तो इससे आपकी फाइल भी करप्ट हो सकती है और आपका डेटा भी लॉस्ट हो सकता है। तो इसलिए मैक्रोज पे हर कोई वर्किंग नहीं करता। मैक्रोज पे ज़्यादातर वही लोग वर्किंग करते हैं जो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कोडिंग वगैरह VBA पे वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हमें मैक्रोज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यार मैक्रोज होते क्या है, क्यों वर्क किया जाता है, क्या फ़ायदा होता है मैक्रोज बनाने का। अच्छा या वालेकुम सलाम। अभी मैं मैक्रोज का अपने लिहाज से आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। उस कॉन्सेप्ट को आप अपनी वर्किंग के मुताबिक उसमें ढाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब मैंने मैक्रोज का बताया क्या क्या मैक्रोज का जो इस्तेमाल किया जाता है एज अ टाइम सेविंग कमांड के तौर पे हम लोग मैक्रोज का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात ये है कि मैक्रोज जो बनते हैं ना वो बनते हैं डेवलपर्स टाइप में। लेकिन हो सकता है कि जब आप लोग घर में प्रैक्टिस करो तो आप लोग के पास डेवलपर्स का टाइप यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो उसको अगर शो नहीं हो रहा तो आप शो करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। तो पहले तो ये समझ लें कि डेवलपर्स का टैब कहाँ से शो होगा। इसके लिए आप जाओगे फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आप लोग चले जाओगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद आप चले जाओगे कस्टमाइज रिबन में। कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद राइट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डेवलपर्स। इस टैब पे टिक नहीं हुआ होगा, सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स के टैब पे टिक कर देना और टिक करके ओके कर देना। जैसे ही ओके करोगे विद इन अ सेकंड आपके पास यहाँ पे डेवलपर का टैब एक्टिवेट हो जाएगा। राइट। अच्छा, अब मैंने मैक्रोस का क्या बताया कि मैक्रोस का जो इस्तेमाल किया जाता है एज अ टाइम सेविंग कमांड के तौर पे हम लोग मैक्रोस का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या मतलब है यार टाइम सेविंग कमांड के तौर पे? मिसाल के तौर पे अब ये जो लाइंस आ रही हैं ये जो लाइंस आ रही हैं ये क्या कहलाती हैं? ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। अगर इन ग्रिड लाइंस को मुझे हटाना है तो हटाने के लिए मैं व्यू में जाऊंगा और व्यू में जाके यहाँ से मैं ग्रिड लाइंस को हटा दूंगा। हट गई ग्रिड लाइंस। अब अगर ग्रिड लाइंस मैंने हटा दी, अच्छा जब मैंने वर्किंग करी और ग्रिड लाइंस को मुझे वापस लेकर आना है तो वापस लाने के लिए वापस मैं व्यू में जाऊंगा और वापस मैं ग्रिड लाइन को वापस टिक कर दूंगा तो ग्रिड लाइन वापस आ जाएंगी। रिमूव भी हो गई, वापस भी आ गई। हो तो रहा है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। कि बार बार मैं व्यू के टैब में जा रहा हूँ, ग्रिड लाइंस को हटा रहा हूँ, वापस आइए तो वापस व्यू में आके व्यू टैब पे क्लिक, उस पर व्यू पे क्लिक करके वापस ग्रिड लाइन को वापस लेकर आ रहा हूँ। तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास दो बटन बना के मैं रख दूँ कि एक बटन पे क्लिक करूँ ग्रिड लाइंस ऑफ हो जाए और एक बटन पे क्लिक करूँ ग्रिड लाइंस वापस आ जाए। इससे फायदा क्या होगा कि बार बार मुझे वहां पे व्यू में जाने की जरूरत नहीं होगी, बार बार टेक करने की अनटेक करने की जरूरत नहीं होगी। मेरे पास दो बटन बने हुए आ रहे होंगे। एक बटन पे क्लिक करूंगा ग्रिड लाइन यहाँ से हट जाएंगी, दूसरे बटन पे क्लिक करूंगा ग्रिड लाइन वापस आ जाएंगी। तो मेरा यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। इस तरीके के और कई काम भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनके जरिए मैक्रो के जरिए ले सकते हैं। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, सही है। अब मैं सबसे पहले ये ग्रिड लाइंस वाला कॉन्सेप्ट देता हूँ। करना क्या है, सबसे पहले जो मैक्रोज बनते हैं, बटन जो बनेगा मैंने बताया कहाँ बनता है, डेवलपर टैब में। गौर से देखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपसे मैक्रो गलत बन जाए तो इससे आपकी फाइल भी करप्ट हो सकती है, आपका डेटा भी लॉस हो सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ गौर से देखना। तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे? इसके लिए आप जाएंगे डेवलपर्स के टैब में। डेवलपर्स के टैब में जाने के बाद आप जाओगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद ये कराता है बटन। इस बटन को यहाँ से आके सेलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके यहाँ पर आके ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद गौर से देखना, ड्रॉ करने के बाद एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो पे आपने क्लिक करना है रिकॉर्ड पे और रिकॉर्ड के बाद ओके कर देना। रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे और रिकॉर्ड के बाद ओके करोगे। ओके करने के बाद जो भी काम तुम इसको दोगे ना वो काम इसमें जाके सेव होता जाएगा। मैं काम क्या दे रहा हूँ? मैं इसको ये काम देता हूँ कि भाई तुम व्यू में जाओ और ग्रिड लाइंस को हटा दो। ये देखो, हट गई ग्रिड लाइंस। काम दे दिया मैंने। जब काम दे दो, लाजमी है, कंपलसरी है कि वापस आना डेवलपर्स टैब में और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना। कंपलसरी है कि स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना। राइट। उसके बाद इसको राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके इसको नाम दे दो, जो नाम देना चाहो इस बटन को। मैंने नाम दे दिया इसको ग्रिड ऑफ का। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, ग्रिड ऑन करने के लिए फिर से बना रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखो। आप कहाँ जाओगे? डेवलपर्स में, इंसर्ट।
ये कहलाता है बटन। इस बटन को यहाँ से आके सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके यहाँ पर आके ड्रॉ करो। ड्रॉ करके जैसे ही छोड़ोगे एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपने किस पे क्लिक करना है, रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, और रिकॉर्ड के बाद ओके करोगे। ओके करने के बाद अब जो भी काम तुम इसको दोगे ना, वो काम इसमें जाके सेव होता जाएगा। मैं काम क्या देता हूँ, मैं काम ये देता हूँ कि भाई तुम व्यू में जाओ और ग्रिड लाइंस को वापस लेकर आए। काम मैंने दे दिया। जब काम दे दो तो मैंने कहा लाजमी है, कंपलसरी है कि डेवलपर्स में आके लाजमी स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना। उसके बाद इसको राइट क्लिक करके वही एडिट टेक्स्ट करके नाम दे दो ग्रिड ऑन। नहीं, एक ही बटन नहीं हो सकता एट अ टाइम। एक बटन में एक काम आप दे सकते हैं, मल्टीपल टास्क नहीं दे सकते। एट अ टाइम एक बटन एक ही काम कर सकता है, असल ये याद रखना। सही है। अच्छा, अब मैंने दे दिया यहाँ पर आके ग्रिड ऑन। अब देखो इसका फायदा क्या है। जैसे ही मैं, अगर मुझे ग्रिड लाइंस को हटाना है, जैसे ही ग्रिड ऑफ करूंगा, ये देखो ग्रिड ऑन करवानी है, ग्रिड ऑन हो गया मेरे लिए आसान। कि बार बार मुझे वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आराम से ग्रिड ऑफ ग्रिड ऑन, ये देख सकते हैं। इस तरीके के और कई काम भी आप इसके जरिए ले सकते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट हो। जिस तरह से, अगर पुराने ज़माने में, अब तो हमारे पास मोबाइल फोन्स आ गए हैं, रिकॉर्डिंग होती है। मोबाइल पुराने ज़माने में टेप रिकॉर्डर होते थे। अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है कि जो भी वॉइस वगैरह मुझे रिकॉर्ड करनी होती है, तो मैं करता क्या हूँ कि पहले रिकॉर्ड पे बटन पे क्लिक करता हूँ। सही है। रिकॉर्ड के बाद जो भी हम बोलते हैं उसमें आके रिकॉर्डिंग होती जाती है। जब बोलना खत्म करते हैं तो हम स्टॉप कर देते हैं। और स्टॉप करने के बाद अगर अगर हमें अपनी वॉइस को वापस सुनना है तो उसको क्या करते हैं, प्ले कर देते हैं। तो सेम वही वर्किंग हो रही है यहाँ पे कि हमने पहले यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करा। रिकॉर्ड के करने के बाद अब जो हमने क्या करा, अब हमें अपनी वर्किंग जो थी वो वर्किंग हमने इसमें सेव कर ली। जब हमें अपनी वर्किंग कंप्लीट हो गई तो हमने स्टॉप कर दिया। स्टॉप के बाद जब मुझे अपनी वर्किंग को वापस देखना है, तो जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आके ग्रिड ऑन और ग्रिड ऑफ हो गया आराम से। सही है। एग्जैक्टली हो जाएंगे। देखो जब तक वर्किंग कंप्लीट नहीं होगी ना सर, तब तक तुम स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं करोगे मेरे दोस्त। अब दूसरा टास्क भी बता रहा हूँ, देखो और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसमें एक से ज्यादा वर्किंग है, देखना अभी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, यही इसी का मैं मैक्रोस का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ एक कार्बन कैलकुलेटर के जरिए। गौर से देखिएगा इसमें कहानी। अब एक कार्बन कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं हम मैक्रोस के जरिए। देखें, अब आप एज्यूम कर लें मिसाल के तौर पे कि आप एक किसी कार शोरूम वगैरह में, या आप एक ऐसी जगह पे वर्किंग करते हैं कि जहाँ कार इंस्टॉलमेंट पे दी जा रही होती हैं। मुख्तलिफ कार्स डील हो रही हैं, यानी सेंट्रो कार भी डील हो रही है मिसाल के तौर पे, होंडा कार भी डील हो रही है, और टोयोटा कार वगैरह भी डील हो रही है। आपका जो मैनेजर है वो आपसे ये कहता है कि यार मिसाल के तौर पे मैं 3 कार या 10 कारें डील कर रहा हूँ। और लाजमी है हर कार जो मैं इंस्टॉलमेंट भी दे रहा हूँ, कार के नेम, प्राइस, इंटरेस्ट रेट, टर्म्स एंड एयर्स वगैरह अलग है। और सबकी लाजमी है हर किसी की रिक्वायरमेंट्स में अलग अलग मंथली पेमेंट बनेगी। वो आपसे ये कहता है कि मुझे अपनी कार्स का जो डेटा है ना, वो अलग अलग शीट पे मेंटेन नहीं करना। मुझे अलग अलग शीट्स पे मेंटेन नहीं करना है। वो ये कहता है कि मुझे अपना जो डेटा है तमाम कार्ड्स का एक ही शीट पे मेंटेन करना है, लेकिन आप करो ये कि उस डेटा को, उस पूरी वर्किंग को कंट्रोल दे दो 3 अलग अलग मैक्रो से, या जितनी कार्स हैं उन कार्स के मुताबिक मैक्रो से आप वर्किंग दे दो, उसको कंट्रोल दे दो। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं टोयोटा पे क्लिक करूं तो पूरी टोयोटा की डिटेल आ जाए मेरे पास कि भाई ये कार नेम है, ये कार प्राइस है, ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं हम टोयोटा पे, इतने साल में पेमेंट करनी है, मंथली पेमेंट आ जाए। अगर कोई मेरे पास फॉर एग्जाम्पल सेंट्रो का कस्टमर आता है, तो फौरन से मैं सेंट्रो पे क्लिक करूं, सेंट्रो की डिटेल मेरे पास आ जाए। अगर कोई साथ में होंडा का कस्टमर आता है, होंडा पे क्लिक करूं, पूरी होंडा की डिटेल आ जाए। इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा, इससे फायदा क्या हो जाएगा कि अगर मेरे पास 10 कस्टमर अलग अलग कार्स आके खड़े हो जाते हैं, तो मुझे अलग अलग शीट्स को पे वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग शीट्स ओपन करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या करा है, मैंने एक ही शीट क्रिएट करी और उनको 3 अलग अलग बटन से कंट्रोल दे दिया कि जैसे ही मेरे पास सेंट्रो का कस्टमर आएगा, सेंट्रो पे क्लिक करूंगा, पूरी सेंट्रो की डिटेल आ जाएगी। होंडा पे क्लिक करूंगा, होंडा की डिटेल आएगी। टोयोटा पे क्लिक करूंगा, पूरी टोयोटा की डिटेल आ जाएगी। इससे फायदा क्या हो गया, मेरी वर्किंग इजी लोड हो गई, मेरा वर्किंग बहुत आसान हो गई कि मेरा लोड जो था वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुआ, और आराम से एक ही शीट को रहते हुए मैंने 3 अलग अलग मैक्रो से 3 अलग अलग बटन से कंट्रोल दे दिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहले तो ये था यहाँ पे करना क्या है जी, पहले ये बता दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। सही है, गुड। अब यहाँ पे आके देखो, मैंने पीएमटी का फॉर्मूला पहले से अप्लाई करके रखा हुआ। सही है, पीएमटी का फॉर्मूला पहले से अप्लाई करके रखा है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग टास्क हैं। जैसे वसत का था कि सर अगर मेरा ज्यादा टास्क है, ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व है, तो वो भी ये कर देगा, तो वही बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 चीजें एक साथ हमें परफॉर्म करनी होंगी। अब मैं जाता हूँ डेवलपर्स में।
इंसर्ट, बटन यहाँ से सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करके यहाँ पे आकर ड्रॉ करा। ड्रॉ करके जैसे ही छोड़ोगे, मैंने कहा विंडो ओपन होगी। इसमें आपने कहा किस पे क्लिक करना है, रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, ओके कर दें। अब जो भी वर्किंग में इसको दूंगा वो काम इसमें आके सेम होता जाएगा, सेव होता जाएगा। सही है। अच्छा चले मशीन सही है। आपका टास्क देखें यहाँ पे। अब हमारे पास कार नेम है फॉर एग्जाम्पल यार टोयोटा। अच्छा जी, कार प्राइस है आपके पास यार मिसाल के तौर पे 52 लाख। ये काम दे रहा हूँ मैं इसको, सही है, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें। 52 लाख आ गई। अच्छा इंटरेस्ट रेट जो चार्ज कर रहा हूँ मैं यार, वो चार्ज कर रहा हूँ 4%। और कितने साल में पेमेंट करनी है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार पेमेंट जो करनी है वो करनी है 7 साल में। ये मल्टीपल टास्क दे दिए, काम मेरा कंप्लीट हुआ, आंसर मेरे पास आ चुका है। सही है अफशीन। अब वर्किंग हो गई स्टूडेंट्स हमारी। जब वर्किंग कंप्लीट हो जाए तो मैंने कहा था लाजमी है स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, कंपलसरी है ये। सही है। उसके बाद राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर दो, एडिट टैक्स कर दो, किसके नाम से, टोयोटा के नाम से। और ये वाला डेटा को आप डिलीट कर दो आप यहाँ पर। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, दो बटन और बनाने हैं सेंट्रो और टोयोटा के, होंडा के लिए। डेवलपर्स में गए, इंसर्ट, ये कहलाता है बटन। यहाँ से आके सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करके यहाँ पे आके ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड के बाद ओके पे क्लिक करोगे। ओके पे क्लिक करने का काम क्या है भाई, काम है यार, नाम है कार का मिसाल के तौर पे सेंट्रो। कार की प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 32 लाख। इसका इंटरेस्ट रेट मैं चार्ज करूंगा यार 5%। और 4 साल में पेमेंट करनी है। वर्किंग मैंने दे दी, टास्क मेरा कंप्लीट हुआ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। राइट क्लिक करके इसको रीनेम करो, एडिट टैक्स करो इसको सेंट्रो के नाम से। और इस वाले डेटा को डिलीट कर दो। एंड द लास्ट वन इज होंडा। रिकॉर्ड देन, कार नेम है होंडा, प्राइस है 48 लाख जस्ट सपोज ओनली, इंटरेस्ट is 7%, payment in 5 years, task is completed, then click on stop recording। और इसके बाद इसको रीनेम कर देना, एडिट टेक्स्ट कर देना, किसके नाम से, होंडा के नाम से। और इसको डिलीट कर दो उठा के। अब कोई आता है मेरे पास फॉरन से मेरी डेटा बना हुआ, वो कहता है यार मुझे सेंट्रो कार्ड चाहिए, मुझे डिटेल वगैरह बताओ। अब मुझे कोई ये शीट ओपन कर, वो शीट ओपन कर, ये करो वो, कुछ करने की नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही शीट ओपन करनी है और सेंट्रो की डिटेल रिक्वायर्ड है। तो जैसे ही मैं सेंट्रो पे क्लिक करूंगा, पूरी सेंट्रो की डिटेल आ गई कि भाई ये कार नेम है, ये कार प्राइस है, ये इंटरेस्ट हम चार्ज करें, इतने साल पेमेंट करनी, ये मंथली पेमेंट करनी है। फॉरन से मेरे पास कोई टोयोटा का कस्टमर आता है, जैसे ही मैं टोयोटा पे क्लिक करूंगा, पूरी ये देखो टोयोटा की डिटेल आ गई। कोई होंडा का कस्टमर आता है, होंडा पे क्लिक करूंगा, पूरी होंडा की डिटेल आ गई। हो गई मेरी लाइफ आसान, बहुत आसान हो जाएगी हमारी वर्किंग। तो मुझे मल्टीपल शीट्स क्रिएट करने की होती है, मल्टीपल शीट्स पे डेटा मेंटेन करनी होती है। मैंने एक ही शीट मेंटेन करी और उस एक शीट को, उस एक डेटा को 3 अलग अलग बटन से मैंने कंट्रोल दे दिया। तो मैंने ट्योटा पे क्लिक करा ट्योटा, होंडा पे क्लिक करा होंडा, सेंट्रो पे क्लिक करा सेंट्रो, ये देखो। सर अगर इनसे ज्यादा डेटा हो तो, चाहे आपके पास 10 गाड़ियों का डेटा हो, 20 गाड़ी का डेटा हो, 50 गाड़ी का डेटा हो, सर आपने इसी तरह से क्रिएट करना है, एक एक करके आपको बटन बनाने पड़ेंगे, वो कोई ऐसा इशू नहीं। सही है। पहले से मौजूद नहीं, समरन उसमें नहीं हो सकता। फिर आपको लाजमी आता है क्योंकि इसमें आपको बेटा अपना टास्क को रिकॉर्ड करवाना पड़ता है। जो आप टास्क दे रहे हो वो आप इसमें रिकॉर्ड करवाओगे। अगर पहले से वर्किंग हुई भी है तो पहले से वर्किंग वाला टास्क तो हम रिकॉर्ड तो नहीं करवा सकते, वो तो ऑलरेडी डन हुआ है। तो आपको नए से एक वर्किंग करके पहले जो टास्क दे रहे हो वो टास्क को इसमें रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। तभी उस टास्क को वापस आप प्ले करके देख सकते हो। वरना अदरवाइज अगर पहले से कोई डेटा बना हुआ है तो उसका कोई हल नहीं है, फिर ये याद रखो। क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी, जो भी वर्किंग जो भी टास्क दे रहे हो आप उसमें रिकॉर्ड करवाओगे तभी वो आपका प्ले करेगा। अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं होगा। सही है। आ गई बस समझ में स्टूडेंट, क्लियर है यार कानून कैलकुलेटर। अच्छा जी। तो उसकी तो यार देखो, ये ग्रुप पे एक तरह का तो ग्रुप हो जाएगा ना सर, कि मेन हेड आ गया टोयोटा, उसमें सब ग्रुप आ गया, यारिस आ गया आपके पास, फिर आपके पास क्रोला आ गया, वेट्स आ गया। वो तो इट्स अप टू यू कि आप टोयोटा का हेड नहीं बनाओगे, फिर आप कार नेम वाइज बनाओगे कि क्रोला का अलग बनाओ, वेट्स का अलग बनाओ, तो आप पे डिपेंड है, इस बात को याद रखो। सही है ना। कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप
एक आइटम वाइज बनाना चाह रहे हो मैक्रो, या आप कार वाइज, तो ज्यादा बेहतर तो ये है कि ये विड्स हो गई या थ्रोला हो गई, तो सबकी लागतें, कार प्राइस इंटरेस्ट रेट वगैरह सबका चेंज होगा। तो ज्यादा बेहतर ये है कि अगर आपको 10 बटन भी बनाने पड़ जाए तो बना लो, एक मरतबा की तो मेहनत जरूर है, लेकिन जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हर बटन का हर कार के लिए अलग अलग बटन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वही बात किस, अगर मैं बात करूँ क्रोला की, तो क्रोला का इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, उसका टर्म्स इन ईयर्स चेंज होंगे, प्राइस चेंज होगी। अब अगर विड्स है, अगर मिसाल के तौर पे विड्स 28 लाख रुपए की है और क्रोला है 50 लाख रुपए की, तो दोनों की टास्क तो चेंज हो गए ना, कि प्राइस भी चेंज हो गए, टर्म्स इन ईयर्स भी चेंज होंगे, इंटरेस्ट रेट भी चेंज है, तो पूरा ओवरऑल डेटा ही चेंज है। तो ओवरऑल डेटा जब हर कार का अलग है, तो हर कार के लिए अलग अलग बटन बनाना पड़ेगा। राइट। नहीं नहीं नहीं, एडिट नहीं कर सकते अब्दुल्ला। अगर एडिट के ऑप्शन की तरफ जाओगे तो ये कोडिंग की तरफ चला जाएगा मेरे दोस्त, ये याद रखिएगा। इसमें एडिट में कभी जाना भी नहीं, क्योंकि जैसे ही एडिट पे क्लिक करोगे तो ये कोडिंग पे ले जाएगा VBA की। तो क्योंकि मैंने पहले ही, जब मैंने अभी समझाने स्टार्ट करें मैक्रोस को, तो मैंने पहले ही ये बात बताई कि मैक्रोस पे हर कोई वर्किंग नहीं करता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर मैक्रो गलत बन जाए तो आपकी फाइल करप्ट हो सकती है और आपका डेटा लॉस हो सकता है। लेकिन मैंने फिर भी ये कहा कि हमें कॉन्सेप्ट कम से कम पता तो होना यार, मैक्रो क्यों बनाते हैं, अवेयरनेस तो हो। इस ब्लैंक तो नहीं बैठे हैं हम, इतना बड़ा कोर्स करके जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा हमें हमें अवेयरनेस लाजमी है, तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर तुम कहते हो सर एडिट, एडिट की तरफ जाओगे मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट एडिट नहीं करेगा, बल्कि ये इसकी बैक एंड पे कोडिंग पे ले जाएगा, तो वहाँ पे आके और प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी बनाओ मैक्रो को सोच समझ के क्रिएट करो अब्दुल्ला, ये याद रखना, ताकि हमें एडिट की तरफ ना जाना पड़े। अच्छा जी, एक और कार लोन कैलकुलेटर कर परफॉर्म करवाने जा रहा हूँ, अब ये इससे ज्यादा एडवांस है, जो अभी बता रहा था ना ये इससे ज्यादा एडवांस है। इस कार लोन कैलकुलेटर में क्या है स्टूडेंट, देखो। अ, एक, अब एक कार है, छोटा कार मिसाल के तौर पे, उसकी कार प्राइस है 52 लाख रुपए। देखो यार, मेरे पास लाजमी सी बात है, अगर मैं एक कंपनी खोल के बैठा हूँ और इंस्टॉलमेंट पे कार पर लीजिंग पे कार दे रहा हूँ, या बैंक में बैठा हूँ लीजिंग पे कार दे रहा हूँ, तो मेरे पास 10 तरह के कस्टमर आते हैं। मेरे पास 10 तरह के कस्टमर आते हैं। आपका मैनेजर आपसे ये कहता है कि भाई मिसाल के तौर पे गौर से सुनिएगा टास्क क्या है। आपका मैनेजर आपसे कहता है कि यार एक कार है, टोयोटा कार, जो मैं 52 लाख की कार प्राइस है, और मैं इसको लीजिंग पे इंस्टॉलमेंट पे देता हूँ। अच्छा, देता तो हूँ, लेकिन इसमें इश्यू ये है कि मेरे पास 10 तरह के कस्टमर आ रहे हैं। कोई कस्टमर आता है, वो ऑन द स्पॉट मुझे बहुत जबरदस्त किस्म की डाउन पेमेंट कर देता है, यानी वो कहता है यार मैं ऑन द स्पॉट अभी के अभी आपको 48% डाउन पेमेंट करूंगा। तो अगर वो मुझे 48% डाउन पेमेंट कर रहा है, तो यार मैं फिर उससे इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करूंगा और उसको ईयर्स उसके बढ़ा दूंगा, ताकि वो मुझे आसानी से पैसे दे सकें। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी मंथली पेमेंट क्या बनेगी। अच्छा, दूसरा टास्क है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जो नॉर्मली हो, वो कहता है यार मैं अभी 30% डाउन पेमेंट करूंगा, मैं कहता हूँ सही यार, इससे इंटरेस्ट रेट में नॉर्मली मिड रेंज का चार्ज करूंगा और टर्म से मैं भी मिड रेंज का चार्ज करूंगा, तो मेरी मंथली पेमेंट क्या बनेगी। फिर एक कस्टमर आता है जो मुझे डाउन पेमेंट बहुत ही कम कर रहा है, 12% कर रहा है, 30%। तो मैं कहता हूँ सही है भाई, मैं इससे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करूंगा और इससे ईयर्स जो है ना मैं कम लूंगा, यानी कम साल दूंगा कि इतने साल पेमेंट, तो मेरी मंथली पेमेंट क्या बनेगी। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ, आपका मुझे आपसे कहता है कि तुम कोई ऐसा कैलकुलेटर मुझे डिजाइन करके दो कि जिसमें इन तीन चीजों में, डाउन पेमेंट में, इंटरेस्ट रेट में और टर्म्स एंड ईयर्स में, ऑन द स्पॉट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं फ्लक्चुएशन लेकर आ सकूं और मेरी मंथली पेमेंट मुझे पता चलती रहे। अब आप एक काम आप एक बात कहेंगे कि सर आप यहाँ पे डायरेक्ट चेंज करते रहे, तो ऑटोमेटिकली चेंज करता जाएगा आंसर। वो कहेगा भाई ये तो मैं भी कर सकता हूँ यार, ये मुझे नहीं करना। तो मुझे कैलकुलेटर डिजाइन करके दो ना, कि ऑन द स्पॉट में मेन डेटा में चेंजिंग ना करूं, बल्कि इस डेटा में जो चेंजिंग आ रही हो वो मैक्रो के जरिए आ रही हो, कि ऑन द स्पॉट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंटरेस्ट रेट में, डाउन पेमेंट, टर्म्स एंड ईयर्स में मैं फ्लक्चुएशन लेकर आ सकूं और मेरी मंथली पेमेंट पूरा डेटा चेंज होता जाए रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो मैं ये कैसे करूं, बार बार तो मैं थक जाऊंगा कि बार बार अपने मेन डेटा में अगर चेंज करता रहूंगा। मुझे फ्लक्चुएशन ला के दे दो ना इसमें, कि इन तीनों चीजों को मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ्लक्चुएट कराऊं, और जब इन तीनों चीजों को कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ्लक्चुएट कराऊंगा, तो ऑब्वियसली साथ ही पूरी मंथली पेमेंट भी ऑन द स्पॉट फुल चेंजिंग होती रहेगी उसी वक्त। तो अब ये मुझे कोई ऐसा कैलकुलेटर डिजाइन करके दो, वो आपसे ये कहता है। पहले तो ये बता दो तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ पे करना क्या है। इन तीन चीजों को हमें मैक्रोज के जरिए फ्लक्चुएशन लेकर आनी है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आसान अल्फाज में। कॉन्सेप्ट क्लियर है। सही है, गुड। अच्छा, उससे पहले ये लोन अमाउंट हम पहले मालूम कर लेते हैं। मैं ये बेसिकली अभी जो होना है, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट रेट, टर्म्स एंड ईयर्स, ये मैक्रो के जरिए हमें करना है, लेकिन अभी मैं मैनुअली लिख रहा हूँ 45%।
एग्जैक्टली ऐसा ही है। वेरिएबल करने इनको हमें मैक्रो के जरिए। ये मैनुअली अभी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लोन अमाउंट निकालना है। तो अगर 52 लाख कार की प्राइस थी और 45% ऑन द स्पॉट कस्टमर मुझे डाउन पेमेंट कर रहा है, तो लोन कितना बचेगा मेरा? तो सिंपल सा तरीका है, जो भी कार प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 1 - डाउन पेमेंट। वन क्या है, 100% से जितनी डाउन पेमेंट करी वो मैंने माइनस कर दी, तो जो लोन बचेगा वो हमें पता चल गया। और डाउन पेमेंट रुपीज़ कैसे आएगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। जो भी कार प्राइस है उससे से माइनस कर दिया आपने लोन अमाउंट, जो भी कार प्राइस है उसमें से माइनस कर दिया लोन अमाउंट को, तो लो डाउन पेमेंट रुपीज़ पता चल गई। खैर अब मैं ये हटा रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमें मालूम करनी है किसके जरिए, मैक्रो के जरिए। अच्छा जी, अब करना क्या है गौर से देखिएगा स्टूडेंट, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, मज़ेदार है। डेवलपर्स में जाओगे, डेवलपर्स में आने के बाद इंसर्ट में, ये कहलाता है स्क्रॉल बार। यहाँ से आके इसको सिलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके बेहतर यही है कि जिसके लिए बनाया जा रहा है उसी के सामने ड्रॉ किया जाए। आगे पीछे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि जिसके लिए बनाया जा रहा है उसी के सामने ड्रॉ करो। तो मैंने डाउन पेमेंट के सामने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में जाओगे, और फॉर्मेट कंट्रोल में आएगा, कंट्रोल में आके कह रहा है इस डाउन पेमेंट, यानी ये जो मैक्रो बना रहा हो डाउन पेमेंट के लिए, इसकी मिनिमम कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम ये कहाँ से स्टार्टेड डाउन पेमेंट। मैंने कहा ये 5 से स्टार्ट करें। अच्छा, मैक्सिमम कहाँ तक जाए? मैंने कहा ये जो जाए ना तकरीबन 50 तक जाए डाउन पेमेंट। सेल लिंक कौन सा दोगे? बिल्कुल इसके बराबर वाला। सेल लिंक कौन सा दे देना? बिल्कुल इसके बराबर वाला। देन ओके, अब इसका लिंक बना लेना। लिंक सेल डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 क्यों करें, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए डाउन पेमेंट। लिंक सेल डिवाइड बाय 100। अब देखो मजेदार चीज, मिनिमम क्या था, 5 रखा था, इससे पीछे नहीं आ रहा, आगे बढ़ो। ये देखो स्क्रॉलिंग हो गई, वेरिएबल हो गया। अब जब चेंजिंग कर रहा हूँ, ओवरऑल डेटा देखो यहाँ पे मजेदार तरीके से चेंज होता जा रहा है। यह मेरे लिए आसान, 50 से ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि मैक्सिमम क्या रखा था हमने इसका, 50 रखा था। और ये 5 से पीछे नहीं आएगा क्योंकि मिनिमम क्या था, 5 था। अंडरस्टैंड? नहीं समझ आया? फिर से देखो, इंटरेस्ट रेट के लिए सेम बना रहा हूँ, सेम एज इट इज इसी तरह से बनेगा। डेवलपर में गए, इंसर्ट में, ये कहलाता है स्क्रॉल में। यहाँ से आके सिलेक्ट करोगे, और सिलेक्ट करके बिल्कुल इसके सामने ड्रॉ किया जाए। ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल में जाओगे। कंट्रोल में आके कह रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए इंटरेस्ट रेट की, कम से कम। मैंने कहा यार इंटरेस्ट रेट कम से कम जो है ना 3 हो। और कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कहाँ तक जाए? मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो जाए यार वो 12 तक जाए। और लिंक सेल कौन सा आ जाएगा? सेल लिंक बिल्कुल इसके बराबर वाला। देन ओके, लिंक सेल डिवाइड बाय 100। ये देख, 12 से आगे नहीं जाएगा, मैक्सिमम क्या था, 12 था, और 3 से पीछे नहीं आएगा। जी असद क्या सवाल कर लें, और क्या काम बताओ। और फिर है आपके पास टर्म्स एंड ईयर्स के लिए। नहीं 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 नहीं, 5% के बाद डायरेक्ट नहीं जा सकता हम आप, नहीं मेरे दोस्त, इतना नहीं होगा। क्या मतलब 1 और 100 कर दें मतलब? तो हाँ वो तो कर सकते हो सर, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। आप रेंज दे दो ना, देखो मैं फिर से बना रहा हूँ, ये देखो रेंज तो आप पे डिफाइन करता है ना। बिल्कुल कर सकते हो, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। राइट क्लिक करा, फॉर्मेट कंट्रोल में गए, कंट्रोल में आके मिनिमम मैक्सिमम ये है, ये चाहो तो आप 100 ले जा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। मिनिमम 1 रखो, मैक्सिमम 100 रख दो, वो कोई इशू नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने डेटा के लिहाज से आपको बता रहा हूँ कि अब एयर्स के लिए बना रहा हूँ, तो एयर जो ज्यादा कम से कम मैंने कहा ये 3 से स्टार्ट करें और ज्यादा से ज्यादा 10 तक चले जाए। और सेलिंग बिल्कुल कौन सा आ गया, इसके बराबर वाला आ गया। देन ओके, अब इसको डिवाइड करने की होती है क्योंकि ऑलरेडी एयर में चाहिए। अभी तक आंसर नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि एयर नहीं आ रहा था। अब जैसे एयर आएंगे आंसर आ जाएगा। लिंक सेल करा मैंने, एंटर। ये देखो, अब देखो स्टूडेंट इसका फायदा। अब कोई टोयोटा कार है, 52 लाख की कार प्राइस है, कोई कस्टमर आता है कहता है यार मैं अभी कभी 45% डाउन पेमेंट करता हूँ। मैं कहता हूँ यार जबरदस्त, ये तो इतनी अच्छी डाउन पेमेंट कर रहा है, मैं इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करूंगा, ईयर बढ़ा दूंगा। तो अब मैं देखना चाहूँ और उसको बताना चाहूँ मंथली पेमेंट क्या बनेगी, फॉरन में इसको स्क्रॉल करते हुए लेकर आ गया 45% पे। मंथली पेमेंट साथ साथ सारी चीजें शो हो रही हैं। मैं कहता हूँ बस यार आप मुझे 4% आपसे चार्ज करूँ, आराम से आप मुझे 5 साल में पैसे देना है। ये देख लें, आपको हर महीने ये पेमेंट करनी होगी। कोई कस्टमर आता है वो कहता है नहीं यार मैं तो बस 15% डाउन पेमेंट करूंगा, फॉरेन स्क्रॉल करते लेकर आए इसको 15 पे,
ये आ गई, ये डाउन पेमेंट करेगा इन रुपीज़ भी आ रहा है। मैं कहता हूँ सही है भाई, आप मैं आपसे 7% चार्ज करूंगा और आप मुझे 4 साल में पैसे दे देना, तो आपको हर महीने ये पेमेंट करनी पड़ेगी। हो गया मेरे लिए आसान। अब मुझे अपने मेन डेटा में कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने स्क्रॉलिंग लगा ली यहाँ पे, और स्क्रॉलिंग के जरिए पूरी वर्किंग में अपनी कंट्रोल कर रहा हूँ रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब मुझे अपने मेन डेटा में या ये शीट ओपन कर या वो शीट ओपन कर, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने अपनी डेटा को कंट्रोल दे दिया अपने मैक्रो से, कि जैसे ही कोई कस्टमर आता है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं अपनी वर्किंग को करता हूँ, ढालता हूँ, और उसको देख के बताता हूँ कि भाई हर महीने इस लिहाज से आपको ये मंथली पेमेंट करनी होगी। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ इस कॉन्सेप्ट, इसका भी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट? जी। सही है। गुड। और यही कानून कैलकुलेटर अब मैं करवाने जा रहा हूँ तुम लोग को वीबीए मैक्रोस के जरिए। पहली बात तो ये है कि नॉर्मल मैक्रो के जरिए कोई वर्किंग नहीं करता, तो वीबीए मैक्रो तो दूर जाता है, लेकिन हमें वही बात कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेम यही कॉन्सेप्ट, सेम यही डेटा, सिर्फ फर्क क्या है, वीबीए मैक्रोस के जरिए अगर ये बनाना हो तो कैसे बनेगा। पहले वही हम लोग कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं मैनुअली। वीबीए मैक्रोस के जरिए जो बनता है ना स्टूडेंट, ये बनता है डेवलपर्स में इंसर्ट है। ये नीचे एक्टिव एक्स कंट्रोल जो आ रहे हैं ना, ये आपके वीबीए के मैक्रोस। ये वाले जो आ रहे हैं ना, ये नीचे वाले एक्टिव एक्स, ये वीबीए के मैक्रोस हैं। तो अगर ये वीबीए मैक्रोस के जरिए बनाना है तो ये बनेगा आपके पास स्पाइन बटन के जरिए। किसके जरिए? स्पाइन बटन के जरिए। गौर से देखिएगा, सामने बार बार कह रहा हूँ, ये सामने आ रहा है स्पाइन बटन, यहाँ से आके सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करके बिल्कुल इसी के सामने ड्रॉ किया जाए। ड्रॉ करने के बाद वैसे तो एक प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, अगर नहीं ओपन हो रहा कोई इशू नहीं है, सामने देखो लिखा हुआ आ रहा है प्रॉपर्टीज। इस पे क्लिक करना ताकि प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आके मिनिमम वैल्यू डिफाइन करोगे कि मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होनी चाहिए डाउन पेमेंट की। तो मैंने कहा मिनिमम जो हो वो स्टार्टिंग हो 6 से, और मैक्सिमम कहाँ तक जाए, मैंने कहा ये 50 तक चले जाए तक। और लिंक सेल यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, वहाँ पे तो हम लोग सिलेक्शन कर रहे थे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये कौन सा बन रहा है? E5। यहाँ पे आके लिखोगे आप E5, एंटर करोगे। ओके करना। ओके करने का लाजमी है डिजाइन मोड पे क्लिक करोगे। जैसे बटन बनाते हुए स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते थे ना, वैसे ही वीबीए मैक्रो में किससे क्लिक करना है, काम देने के बाद डिजाइन मोड पे। उसके बाद लिंक बना लेना, लिंक सेल डिवाइड बाय 100। ये रहे, ये पूरा 50 तक जाएगा, उससे आगे नहीं आएगा। और मिनिमम कहाँ से लिया था हमने? आई थिंक ये 5 से लिया था मिनिमम, 6 से लिया था ये देखो। राइट। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, इंटरेस्ट रेट के लिए फिर से सेम बनेगा। डायपर्स में गए, इंसर्ट में एक्टिव एक्सीडेंट में स्पाइन बटन है, सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करके यहाँ पर आके ड्रॉ करो। प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन करो। इसका मिनिमम कितना होगा? इंटरेस्ट रेट है, मिनिमम मैंने ले लिया 3। और मैक्सिमम कहाँ तक जाए यार इंटरेस्ट रेट? मैंने कहा 10 तक चले यार। और लिंक सेल लिखना पड़ेगा कौन सा बन रहा है, E8। एंटर करा। ओके। लाजमी डिजाइन मोड पे क्लिक करना है, और उसके बाद लिंक सेल डिवाइड बाय 100। ये देखो, 10 से आगे नहीं जाएगा, 3 से पीछे नहीं आएगा। ये देखो। एंड द लास्ट वन इज ईयर्स। इसका मिनिमम वैल्यू जो मैंने ले ली ईयर की, 3 साल ले लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल तक जाए। और सेलिंग इसका बनेगा लिंक सेल E9। एंटर। ओके करोगे, लाजमी डिज़ाइन मोड पे क्लिक करना है। लिंक बनाया, एंटर। ये सेम वही क्राइटेरिया, सेम वही डेटा, फर्क क्या आ गया? बस वो नॉर्मल मैक्रोज के जरिए था, और ये किसके जरिए? ये वीबीए मैक्रोज है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन फर्क क्या है कि ये बना रहे हैं हम लोग वीबीए के मैक्रो के जरिए। सही है स्टूडेंट? तो ये था कॉलम कैलकुलेटर वही वाला, लेकिन ये वीबीए मैक्रो जरिए। अच्छा एक और बात, ये मैं कई मरतबा आप लोग को बता चुका हूँ कि जब बिजनेस फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं, कोई लिंक बनाया जाता है, या तो उसको हाइड कर दो या उसको छुपा दो, ताकि सामने वाले को ये ना पता चल सके कि हमने लिंक कैसे और कहाँ से बनाए हैं। तो यहाँ पर आके अब मैंने इसको या तो राइट क्लिक करके हाइड कर दो, ताकि आसानी हो जाए, सामने वाले को पता ही ना चल सके यहाँ पे भी लिंक बनाया था, तो ये भी आप राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे, ताकि सामने वाले को ये ना पता चल सके ये लिंक कैसे और कहाँ से ये मैक्रो को कंट्रोल दिया हुआ है।
आ गया समझ में? तो ये था आपके पास कॉलम कैलकुलेटर विद नॉर्मल मैक्रो और विद वीबीआई मैक्रो। और लास्ट टॉपिक अब मैं परफॉर्म करवाने आ रहा हूँ तुम लोग को डैशबोर्ड बोटिंग। दो तरह की डैशबोर्ड बोटिंग परफॉर्म कराऊंगा, एक करवाऊंगा ऑप्शन बटन के जरिए और एक कराऊंगा चेक बॉक्स के जरिए। अभी जो करवाने जा रहा हूँ मैं करवाने जा रहा हूँ ऑप्शन बटन के जरिए। कोई डिफरेंस नहीं है मेरे दोस्त अब्दुल्ला, डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि अगर नॉर्मल मैक्रो के जरिए करना हो वीबीएम मैक्रो, डिफरेंस दोनों में कोई भी नहीं होता। हाँ ये डिफरेंस जरूर है कि वीबीएम मैक्रो थोड़े से टिपिकल है कंपेयर टू नॉर्मल मैक्रोस। ये बस याद हो, बाकी डिफरेंट वर्किंग दोनों एक जैसे कर रहे होते हैं कि वो भी आपका टाइम सेविंग कमांड के तौर पे यूज किया था, ये भी टाइम सेविंग कमांड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सही है। अच्छा जी, अब हम डैशबोर्ड रिपोर्टिंग परफॉर्म करने जा रहे हैं। डैशबोर्ड्स का जो इस्तेमाल किया जाता है याद रखिएगा, मल्टीपल ग्राफिंग और मल्टीपल चार्ट्स परफॉर्म करने के लिए हम लोग डैशबोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले यहाँ पे एक डेटा बना हुआ है, पहले मैं यहाँ पे नेस्टेड इफ वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अगर इन केस तुम लोग को याद हुआ तो। उम्मीद करता हूँ याद होगा, सेकंड क्लास में आई थिंक हमने करा था इफ कंडीशन इजिकल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार, ये सर इसको टारगेट सेल का नाम दे सकते हो, इसको फ्रीज करवाओ। अगर बराबर है 1 के तो क्या दो, सेल 1 दो, कॉमा, फिर आता है इफ ब्रैकेट स्टार, ये सेल इसको भी फ्रीज करवाओ। अगर बराबर हो 2 के तो क्या दो, सेल 2 दो, कॉमा, फिर आता है इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल फ्रीज करवाओ इसको F4 करके। अगर बराबर हो 3 के तो क्या दो, सेल 3 दे देना, अदरवाइज का देना 0 दे देना। याद है ना कि ये सेल अगर बराबर हो 1, यानी मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये आपका लॉजिकल टेस्ट है पूरा, तो जो लॉजिकल टेस्ट को पूरा कर देगा उसको ट्रू वैल्यू मिलेगी। ट्रू वैल्यू क्या मिलेगी कि अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो क्या दो, C2, यानी सेल 1 उठा के ले आओ। फिर मैं कहता हूँ कि अगर ये सेल बराबर है 2 के, यानी अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो क्या उठा के लेकर आओ, D2 उठा के लेकर आओ, यानी सेल 2 उठा के लेकर आओ। फिर मैं कहता हूँ कि अगर ये सेल बराबर है 3 के तो क्या उठा के लेकर आओ, सेल 3 उठा के लेकर आओ। अदरवाइज अगर वो इनमें से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो वो 0 दे देगा। दो ब्रैकेट ओपन, 3 ब्रैकेट ओपन हुए तो आखिर में आके 3 ही ब्रैकेट क्लोज किए जाएंगे। देख लो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो 0 उठा के लेकर आ रहा है, फॉल्स वैल्यू उठा के लेकर आ रहा है। राइट। अभी मैंने तुम लोग को बताया कि डैशबोर्ड्स का जो इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल चार्टिंग मल्टीपल ग्राफिंग परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। आपका जो मैनेजर है वो आपसे ये कहता है कि भाई तुम मुझे एक ऐसा डैशबोर्ड बना के दो कि एक ऐसा ग्राफ बना के दो। अब वो कहता है कि जिसको मैं 3 बटन से कंट्रोल दे दूँ, यानी कि अगर मैं क्लिक करता हूँ बटन 1 यानी सेल 1 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आके मेरे पास सेल 1 का चार्ट शो हो जाए। अच्छा जी सही है। फिर कहता है अगर मैं क्लिक करूँ सेल 2 पे तो ये जो सेल 1 का चार्ट आ रहा है ना, ये यहाँ से हट जाए और इसकी बजाय इसके अंदर सेल 2 का ग्राफ शो हो जाए। अच्छा जी सही है। और अगर मैं क्लिक करता हूँ सेल 3 पे तो जो सेल 2 का चार्ट आ रहा था ये यहाँ से हट जाए और इसकी बजाय सेल 3 का चार्ट आ जाए। यानी वो एक ही चार्ट को, एक ही ग्राफ को 3 अलग अलग बटन से कंट्रोल देना चाह रहा है कि एक बटन में क्लिक करें तो सेल 1 की ग्राफिंग शो हो जाए, अगर सेल 2 पे क्लिक करें तो सेल 1 का ग्राफ हट जाए यहाँ से और इसके अंदर सेल 2 का ग्राफ आ जाए। अगर सेल 3 पे क्लिक करें तो सेल 2 का ग्राफ हट जाए, सेल 3 का ग्राफ आ जाए यहाँ। तो अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डैशबोर्ड का ऑप्शन बटन के जरिए। करना क्या है स्टूडेंट, आपने फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग तो हमने ऑलरेडी अप्लाई कर ली है। अब आप जाओगे डेवलपर्स में, इंसर्ट में, ये कहलाता है ऑप्शन बटन। यहाँ से आके इस ऑप्शन बटन को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके यहाँ पे आके ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक, गौर से दिखेगा, फॉर्मेट कंट्रोल में जाओगे और कंट्रोल में आके सेलिंग कौन सा आ जाएगा, ये वाला जो टारगेट सेल, ये सेल आ जाएगा। ओके करोगे और इसको राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके नाम देना है सेल 1 का। अब जैसे ही मैं इस पर टिक करूंगा ना, ये ट्रू कर देगा, ये 1 दे देगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरी लिंक बना दिया है, कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब देखो मैं जैसे ही टिक करूंगा, ये देख, ये सेल 1 कैसे आ गई, क्योंकि लिंक बन गया है। ये वाला टारगेट सेल लिया है मेरे दोस्त, ये टारगेट सेल लिया है, ये वाला लिया। अभी मैं 2 बटन और बताऊंगा, देख लेना फिर से। अच्छा जी, तो ये जैसे ही मैंने टिक करा तो ये लिंक बन गया। तो फॉर्मूला भी तो यही था कि ये सेल अगर बराबर है 1 के तो क्या दो, C2 दो। तो लिंक बन गया, यहाँ पे 1 आ गया तो पूरी सेल 1 उठा के लिए आया, ये आप देख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, फिर से बता रहा हूँ, 2 बटन और बना रहा हूँ। इंसर्ट में गए, ये कहलाता है ऑप्शन बटन। यहाँ से आके सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करके ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल में गए और कंट्रोल में आके सेल लिंक कौन सा दोगे, ये वाला टारगेट सेल जिसको हमने अपने फॉर्मेट में टारगेट बनाया हुआ था, ये वाला सेल लिंक। ओके करोगे, इसको राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके नाम दे दो सेल 2 का।
जैसे ही आप टिक करोगे ये लिंक बन जाएगा। ये देखो, फॉर्मूला भी तो यही था कि अगर ये सेल बराबर हो टू के तो D2 दो, यानी सेल टू दो। लिंक बना लिया, टू आ गया वहाँ पे, तो ये D2 बिल्कुल सही उठा के लेकर आ रहा है सेल टू। और एक सेल थ्री के लिए भी बनाओगे, फॉर्मेट कंट्रोल, और सेल लिंक कौन सा आ गया इसका, टारगेट्स। ओके करा, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके इसको नाम दो सेल थ्री का। आप देखो, ये देखो, सही है, सेल टू आ गई, ये सेल वन। अब हमें बनाना है अपना क्या, ग्राफ। आपने सेलेक्ट करा है इस डेटा को, गौर से देखिएगा स्टूडेंट। सेलेक्ट करने के बाद वही इंसर्ट ग्राफ कहाँ से आते हैं, इंसर्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे आके मैंने कहा मुझे 3D कॉलम में चाहिए, ये देख, इसको थोड़ी डिजाइनिंग कर लो इसकी, उठा के यहाँ पर आकर आपने डिजाइनिंग कर दी। अब वो क्या चाह रहे थे जनाब, वो भी तो ये चाह रहे थे कि अगर सेल वन पे क्लिक करूँ सेल वन का ग्राफ आ जाए, सेल टू पे क्लिक करूँ सेल टू का ग्राफ आ जाए। अब मैंने यहाँ पर आके सेल वन पे क्लिक करा हुआ है तो सेल वन का ग्राफ आ रहा है, सही है। अब जब मैं क्लिक करूंगा सेल टू पे, क्या ग्राफ का फिर से बता दूं, ग्राफ देख लो मैंने कैसे बनाया है, फिर से देख लो यार। सेलेक्ट करा आपने इस डेटा को, और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में आके ग्राफ का ऑप्शन तो पहले ही बता चुका हूँ, चार्ट्स एंड ग्राफ। यहाँ पे आके जो चार्ट मुझे समझ में आता है मैंने सेलेक्ट कर लिया, 3D कॉलम, ये देख, इसको उठा के मैं नीचे लेकर आया। अब वो क्या कह रहे थे कि अगर सेल वन पे क्लिक करूँ सेल वन का ग्राफ आ जाए, सेल टू पे क्लिक करूँ तो सेल टू का आ जाए। अब मैं जैसे ही सेल टू पे करूंगा ना स्टूडेंट, ये देखना, ये देख, और अगर मैं सेल थ्री पे करता हूँ तो सेल थ्री की ग्राफिंग देखने शो हो जाएगी। हो गई है मेरी आसानी। अब मुझे अलग अलग ग्राफ अलग अलग चार्ट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक ही डेटा बनाया, एक ही ग्राफ बनाया, और उसको तीन अलग अलग बटन से कंट्रोल दे दिया कि अगर मुझे सेल टू के ग्राफ की रिक्वायरमेंट थी तो सेल टू का आ गया, क्या समझ नहीं आया सब पूछ लो। सेल वन की रिक्वायरमेंट थी तो सेल वन का ग्राफ आ गया, और सेल थ्री की रिक्वायरमेंट थी तो सेल थ्री की ग्राफिक शो हो गई। अंडरस्टैंड, क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, ये जो पूरा डिपेंड कर रहा है ये इस पे कर रहा है, अगर इसको डिलीट कर दोगे ये सब डिलीट हो जाएगा। तो बेहतर ये या तो इसको हाइड कर दिया जाए, और हाइड नहीं करना चाहते तो इस डेटा को, ये इस चार्ट को उठा के इसी को ऊपर रख दो, ताकि सामने वाले को ये ना पता चल सके कि हमने ग्राफ कैसे और कहाँ से बनाया है। हाँ, वो इससे ज्यादा एडवांस समझना, इसके बाद वही बता रहा हूँ, देखो वो लास्ट है, वो इसके बाद बता रहा हूँ। अब फायदा क्या हो गया कि सेल वन पे क्लिक करा सेल वन पे आ गया, सेल टू पे क्लिक करा सेल टू, और सेल थ्री पे करा तो सेल थ्री की ग्राफिंग शो होगी। पहली बात तो VBA पे हमने यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं करी है मेरे दोस्त असद, कोडिंग वगैरह कुछ नहीं करी है ना, VBA के मैक्रो यूज करे हमने, हमने नॉर्मल मैक्रो यूज करे, सही है। और ये 1 2 3 खुद नहीं आया, हमने जब पहला ग्राफ बनाया, पहला बटन बनाया, तो लाजमी सी बात है पहला बटन जब बनाओगे, और मैं टारगेट सेल नाम दे रहा हूँ उसको वन का, तो जैसी, क्योंकि यहाँ पे आके गौर से देखो सामने, मैं फॉर्मेट कंट्रोल में वहाँ आया, तो यहाँ पे आके सेलिंग मैंने कौन सा दिया था सर, ये वाला दिया था ना मेरे दोस्त। तो ये लिंक बन गया इसका, ये पहले बटन का लिंक बन गया, तो ये लाजमी सी बात है वन ही तो उठाएगा, ये टू या थ्री तो उठा नहीं से रहा, क्योंकि ये पहला बटन बनाया है तो ये डायरेक्ट वन उठा रहा है, क्योंकि ये पहला ग्राफ मैंने पहला बटन बनाया है तो इसलिए ये वन उठा के लेकर आ रहा है। फिर जब मैंने दूसरा बनाया था उसने दूसरे का लिंक उठाया क्योंकि दूसरा बटन था, और जब तीसरा बनाया तो तीसरा लिंक उठाया, उसी तीसरा बटन बनना था, तो इसलिए ये 1 2 3 ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके शो कर रहे हैं। और फॉर्मूला भी तो यही था सर, कि अगर ये सेल बराबर है वन के तो क्या लाओ, C2 यानी सेल वन उठा के लेकर आओ। तो जैसे ही मैंने पहला बटन बनाया तो यहाँ पे वन का लिंक बन गया था, तो यहाँ पे वन लिखा हुआ आ गया, तो C2 सेल वन उठा के लेकर आ रहा था। ये देखो लाइक दिस, अब आई बात समझ में। तो ये सेल लिंक जो कर रहा होता है ये बटन वाइज कर रहा होता है, कि पहला बटन करा तो यहाँ पे वन आ गया, दूसरा बटन बनाया तो टू आया, और तीसरा बटन आया तो यहाँ पे आके थ्री आ गया सर। तो ये सेल लिंक जो कर रहा होता है आपके बटन वाइज कर रहा होता है, मैक्रो वाइज कर रहा होता है, राइट। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ तक समरन का जो सवाल है वो नेक्स्ट वाले में है। तो ये था डैशबोर्ड वोटिंग विद ऑप्शन बटन। अब आपका मैनेजर कहता है यार जबरदस्त, ने मुझे ये तो बता दिया कि एक बटन पे क्लिक करूंगा तो सेल वन का ग्राफ आ गया, सेल टू पे क्लिक करा सेल टू का, और सेल थ्री पे करा तो सेल थ्री की ग्राफिक गई। अब वही कहता है यार ये तो सही है, लेकिन मुझे थोड़ा और एडवांस बना के दो। अब क्या एडवांसमेंट चाहिए भाई, वो कहता है यार मुझे एक काम करो, कोई एक ऐसी डैशबोर्ड वोटिंग बना के दो जिसमें मैं बिजनेस कंपैरिजन कर सकूं, कि अगर मैं सेल वन पे क्लिक करता हूँ सेल वन का ग्राफ तो शो हो, लेकिन अगर मैं साथ साथ क्लिक करूँ सेल टू को तो उसके साथ साथ सेल टू का ग्राफ भी शो हो जाए। इससे फायदा क्या होगा,
मेरा बिजनेस कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा कि मैं किस क्वार्टर में मेरा बिजनेस बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था। राइट समझना यही है। और अगर मैं क्लिक करूं सेल 3 पे तो साथ साथ सेल 3 का ग्राफ भी शो हो जाए, ताकि मेरे बिजनेस कंपैरिजन करना बहुत ईजी हो जाए कि आया मैं किस क्वार्टर में मेरा बिजनेस बहुत बेहतरीन किस्म का परफॉर्म कर रहा है। तो अब कोई इस तरीके का मुझे डैशबोर्ड रिपोर्टिंग परफॉर्म करके दो। तो ये डैशबोर्ड रिपोर्टिंग लास्ट डैशबोर्ड रिपोर्टिंग है आपके, और वो है बनाएंगे हम लोग चेक बॉक्स के जरिए। लेकिन इसके लिए हमें पहले कुछ फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। सिंपल इफ का फॉर्मूला रहेगा। इफ, पहले सिंपल इफ का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ब्रैकेट स्टार, ये सेल टारगेट सेल का नाम दे सकते हो, इसको फ्रीज करवाओ। अगर बराबर है ट्रू के तो क्या दो, सेल 1 दो, वरना जीरो दे दो। यानी अगर यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ हो तो क्या दो, सेल 1 दो, वरना जीरो दे दो। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो जीरो ला रहा है, क्योंकि तीन सेल हैं, तीन अलग अलग सिंपल इफ के फॉर्मूले लेंगे। ये सेल अगर बरा फ्रीज करवाओ इसको, अगर बराबर है ट्रू के तो क्या दो, सेल 2 दो, वरना जीरो दे दो उठाकर। कुछ भी नहीं है तो जीरो आएगा। क्योंकि अभी तक ट्रू क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने लिंक्स नहीं बनाए हुए, हमने मैक्रो नहीं बनाए हुए। जैसे ही लिंक बनेगा, मैक्रो बनेगा, वहां पे ट्रू आ जाएगा। इफ ये सेल फ्रीज करवाओ इसको, अगर बराबर है ट्रू के तो क्या दो, सेल 3 दो, वरना जीरो दे देना उठाकर। कुछ भी नहीं है तो जीरो आ रहा है। इस डैशबोर्ड का मैं कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ कि हमें करना क्या है। अब सिंपल मैं जा रहा हूँ चेक बॉक्स पे, चेक बॉक्स बनाने के लिए डेवलपर्स में गए, इंसर्ट में। ये कहलाता है चेक बॉक्स। गौर से देखिएगा, अगर नहीं भी समझ में आएगा कोई इशू नहीं है। तीन चेक बॉक्स बनाने, पहला समझा रहा हूँ देख लो। सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करके यहाँ पे आकर ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और कंट्रोल में आके सेल लिंक कौन सा आ जाएगा, पहले वाले के लिए बना रहा हूँ तो ये सेल लिंक मैंने पहले वाले का दे दिया। ओके करोगे, राइट क्लिक करके इसको रीनेम करो, एडिट टेक्स्ट करो, सेल 1 या क्वार्टर 1, इट्स अप टू यू, जो तुम लोग को बेहतर लगे। अब जैसे ही मैं टिक करूंगा ना यहाँ पे असर, ये देख लो, ये लिंक बन जाता है मेरे। तो जैसे लिंक बनेगा तो वो उसकी ट्रू वैल्यू उठाएगा, जो भी ट्रू वैल्यू थी। तो जो ट्रू वैल्यू क्या थी आपके पास, कि यहाँ पे अगर ट्रू लिखा हुआ हो तो क्या दो आप उठा के इसको, सेल 1 लाओ। तो यहाँ पे ट्रू आ गया, तो ये देखो पूरी सेल 1 उठा के लेकर आ रहा है। अगर टिक नहीं था तो वहां पे जीरो था, वो फॉल्स वैल्यू थी, वो कुछ भी नहीं उठा के लेकर आ रहा था। सही है। फिर से देखो, अगर नहीं आ रहा समझ में, इंसर्ट में गए, ये कराता है चेक बॉक्स, यहाँ से आके सिलेक्ट करोगे, और सिलेक्ट करके यहाँ पे आके ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और सेलिंग कौन सा आ जाएगा, दूसरे वाले के लिए बना रहा हूँ तो दूसरा वाला सेलिंग दे दिया। ओके करा, रीनेम करो इसको जरा सेल 2 के नाम से। जैसे टिक करोगे ये ट्रू कर देगा इसको। फॉर्मूला देख लो कि ये सेल अगर बराबर हो ट्रू के तो D2 यानी सेल 2 दो। तो ट्रू आ गया, तो देख लो पूरी सेल 2 उठा के लेकर आ गई। और एक है लास्ट सेल 3 का, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और कंट्रोल में आके सेल लिंक कौन सा आ गया, ये थर्ड वाला, सेल 3। जैसे ही 2 पे क्लिक करा, ये आ गया। आ गई बस इनमें। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ही यही है मेरे दोस्त असल। लेकिन अगर आप 1 2 करना चाहो तो 1 2 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। जो देना चाहो दे सकते हो। मैंने कहा था कंडीशन कुछ भी हो सकती है, वो कोई ऐसा चुनिए, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, यहाँ पर आके, अच्छा तुम्हारा सवाल ये था कि ट्रू क्यों आया, क्योंकि हमने फॉर्मूले में क्या लिखा था, ट्रू। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, जो तुम्हारा सवाल है, अगर यहाँ पे 1 लिखा था कि अगर ये बराबर है 1 के, तो यहाँ पे फिर 1 आया था सर। लेकिन हमने फॉर्मूले में ट्रू लिखा था, तो यहाँ पर आके इसलिए ट्रू आ रहा है, ये याद रखो। सही है। अच्छा जी, तीनों पे टिक करा हुआ है तो तीनों ट्रू वैल्यू फुलफिल हो रही थी तो आ रहा था आंसर। अब नहीं हो रही तो फॉल्स वैल्यू यानी जीरो उठा के लेकर आ रहा है। वापस ट्रू करोगे, एग्जैक्टली ऐसे ही आपके फॉर्मूले को नोटेट करता है। क्योंकि जो टास्क दे रहे हो असल, वही टास्क ये परफॉर्म करेगा, अपनी तरफ से ये कुछ नहीं करता है, याद रखना। वही वाली बात कि ये एक्सेल हो गया या हमारे कंप्यूटर हो जाए, स्मार्ट जरूर है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं। इंटेलिजेंट हम खुद हैं। स्मार्टनेस इसकी ये है कि जो हम इसको टास्क दे रहे हैं वही इसका आउटपुट हमें निकाल के दे रहा है। सही है। अच्छा जी, अब क्या करना है हमें। हमने इस डेटा को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद वही इंसर्ट मेन्यू में गए, और चार्ट सेलेक्ट कर लो, जो भी चार्ट तुम लोग को समझ में आता है। अगर यही सही है मेरे लिए। अब देखो इसका फायदा, जबरदस्त चीज। अब मैं चाह रहा था
कि भाई अगर सेल 1 पे क्लिक करूँ सेल 1 की ग्राफिंग आ जाए, सेल 2 पे क्लिक करूँ सेल, अभी सेल 1 पे क्लिक करा हुआ है सेल 1 का। अब मैं चाहता हूँ यार नहीं, मुझे तो कंपैरिजन करना है कि आया मैं सेल 1 में अच्छा परफॉर्म कर रहा था या सेल 2 में। अब जैसे ही मैं सेल 2 पे परफॉर्म क्लिक करूंगा ना, ये है साथ साथ सेल 2 का ग्राफ भी परफॉर्म, मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा इस वक्त देखना कि मैं बाखूबी अंदाजा लगा सकता हूँ कि यार क्वार्टर 1 में मेरा बिजनेस बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है बानिस्बत क्वार्टर 2 के। मैंने पढ़ना भी बताया था चार्ट को, ब्लू कलर सेल 1 को शो कर रहा है और सेल 2 ऑरेंज कलर को शो कर रहा है। तो ये देख सकते हो ग्राफिंग जो है सेल 1 की यानी ब्लू कलर मेरा डोमिनेंट है, तो सेल 1 में मेरा बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और अगर मैं सेल 3 का कंपेरिजन बनाऊँ सेल 2 से, वाह, वाजे फर्क है। सेल सेल 3 यानी क्वार्टर 3 में मेरा बिजनेस बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत आगे जा रहा है मान्यूजा सेल 2 के। और सेल 1 और सेल 3 का अगर कंपैरिजन बनाया जाए, ये देख रहे हैं तकरीबन 50-50 है। लेकिन अगर जरा फिर भी गौर करोगे तो सेल 3 मेरी डोमिनेंट है, कि सेल 3 में मेरा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है बानवे क्वार्टर में। और अगर तीनों का कंपैरिजन कर लिया जाए, ये देख लो तीनों का कंपैरिजन भी कर सकते हो, तो वाकई में सेल 3 क्वार्टर 3 में हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है। ये बड़ा जबरदस्त डैशबोर्ड रिपोर्टिंग है कि इसमें हमारी बिजनेस कंपैरिजन करने में बहुत आसान हुई। वो वाला भी अच्छा था लेकिन उसमें सिर्फ एक सिंगल सिंगल डैशबोर्ड आ रहा था, एक सिंगल सिंगल ग्राफ आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए बिजनेस कंपैरिजन करने में आसानी हो गई कि किस क्वार्टर में मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। और वही बात इसको उठा के इसी के ऊपर रख दो ताकि सामने वाले को ये ना पता चल सके कि ये लिंक हमने कैसे और कहाँ से बनाया था। तो अब हम वाजे दे सकते हैं कि इन तीनों क्वार्टर्स का कंपैरिजन हमारे पास आ रहा है। और वाज़े तौर पे अगर जरा गौर करोगे तो क्वार्टर 3 जो है वो हमारा बानिस्बत बाकी दो क्वार्टर्स के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, आ गई समझ में यहाँ तक? क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? सही है, गुड। तो यहाँ पर आके यार आज मेरी बिजनेस फंक्शन मॉडलिंग की क्लासेस आज मेरी वाइंड अप होती हैं। होप सो कि जितना तुम लोगों ने मेरे से सीखा है बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जो डेमो क्लास में बात कही थी आज फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ आखिर में कि यार जो भी वर्किंग हमने करी है ना, पहली चीज इसके कॉन्सेप्ट गेन कर लेना, करे होंगे इंशाल्लाह, और इसकी प्रैक्टिस करना। अगर इन दोनों चीजों को साथ लेके चलोगे स्टूडेंट तो एक्सेल तुम लोग के लिए बहुत ईजी रहेगा। अगर इन दोनों में से एक भी चीज को स्कैप करोगे ना यार, तो ये एक्सेल इतनी बड़ी इतनी सारी क्लासेस जो हैं इसको सीखने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस में नहीं रहोगे ना तो इन चीजों को भूलते जाओगे। और ये ऐसी चीजें हैं, ये एक्सेल के जो टॉपिक जितने हमने पढ़े हैं, ये ऐसे हैं जो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कंपलसरी है जो यूज करनी, इनके बगैर अब चारा नहीं है, इस बात को याद रखना। राइट। तो आज मेरी क्लासेस यहाँ पे वाइंड अप होती हैं। आज ये डेटा भी आपके साथ शेयर हो जाएगा, तकरीबन 7 से 8 फाइनल प्रोजेक्ट्स भी हैं जो मैं अभी एडमिन के जरिए आपको शेयर भी कर दूंगा, वो आप लोग की प्रैक्टिस के लिए। उसकी आप प्रैक्टिस करोगे, तकरीबन 7 से 8 प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, वो अनसॉल्व है वो आपको खुद सॉल्व करनी होंगे। तो उससे आपको और ग्रिप हो जाएगी इंशाल्लाह फाइनेंशियल बिजनेस मॉडलिंग में। राइट स्टूडेंट, तो आज यहीं पे हम अपनी वाइंड अप करते हैं। अब आपका जो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह पावर बीआई स्टार्ट होगा, और सर काशिफ आपको ज्वाइन करेंगे, और पावर बीआई का जो भी शेड्यूल है वो एडमिन आप लोगों के साथ एज सुन एज पॉसिबल शेयर कर लेगी कि पावर बीआई की क्लासेस क्या शेड्यूल है, कब स्टार्ट हो रही है। राइट स्टूडेंट, तो आज मैं अपनी क्लासेस यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप लोग, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी स्पेशली दुआ में याद रखिएगा। आसिफ मेरे दोस्त, इसके लिए डायरेक्ट एडमिन से कांटेक्ट कर लो, एडमिन आपको बिल्कुल रिकॉर्डिंग शेयर कर लेगी। सही है, एडमिन बिल्कुल रिकॉर्डिंग शेयर कर लेगी, आज की तो लाजमी की जाएगी और जो पहली वाली है वो भी रिकॉर्डिंग। सही है, तो थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह मैं भी बिल्कुल रखूंगा और आप भी मुझे जरूर और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।